Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur Hasan, and I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट 23 फेब को होने वाले तमाम एमसीक्यूज को, जो 23 फेब को प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 हुआ है 2025 के लिए। उसके अंदर पूछे गए तमाम क्वेश्चंस को फिजिक्स के रिलेटेड, मैथ के रिलेटेड, बेसिक मैथ के रिलेटेड, इंग्लिश के रिलेटेड, केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो उन तमाम एमसीक्यूज को, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड इन तमाम एमसीक्यूज को इस एक वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा। किन किन टॉपिक्स के अंदर से एमसीक्यूज पूछे गए, कौन कौन से सर वो टॉपिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए राउंड 2 के लिए, राउंड 3 के लिए, प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए। तो वो तमाम के तमाम टॉपिक्स आप लोगों को बताता हूँ, फिजिक्स के, मैथ के, बेसिक मैथ के, इंग्लिश के, कंप्यूटर साइंस के, केमिस्ट्री के, उन तमाम टॉपिक्स को आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि किन किन टारगेट जो एरियाज हैं उनको आप लोगों ने टारगेट करना है, कौन कौन से एरियाज हैं फिजिक्स के, ऑल सब्जेक्ट्स के। तो तमाम वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, डिस्कस करता हूं, और फिर एग्जैक्ट जो एमसीक्यूज पूछे गए उन एमसीक्यूज का हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा तमाम के तमाम जो हमारे पास टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, उन टॉपिक्स का आप लोगों को मैं डिस्कशन करवा देता हूं। वो टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता देता हूं किन किन टॉपिक्स पे आप लोगों के जो एरियाज हैं उन पे आप लोगों ने हिट करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जितने भी मैं बातें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, यहाँ पे ये प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट जो राउंड 1 हुआ है 2025 के अंदर, उस तमाम टेस्ट की डिटेल अब आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पे मैं अपना फीडबैक ऐड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड नहीं करूंगा कि ये वाले भी कर लो वो कर लो। अब एग्जैक्ट वो वाली चीजें आपके सामने रखूंगा जो कि प्यास के राउंड 1 में आई हुई हैं। यानी अब यहाँ पे देखो, प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 हुआ 2025 में, तो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स के अंदर से चीजें पूछेंगी वो टॉपिक्स देख लो, और उसके बाद वो एमसीक्यूज करवा देता हूँ। ये आपको फायदा कब देंगे? ये आपको फायदा देंगी आपके प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड 2 और राउंड 3 के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि राउंड 2 और 3 भी सिमिलर टू राउंड 1 होगा। तो इन एरियाज को हमने अच्छे से कवर कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो इंग्लिश की सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा। अब इंग्लिश के आप लोगों के पास टोटल कितने एमसीक्यूज होते हैं? 10 एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे गए। और ये एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से पूछे गए? ये एमसीक्यूज सिनोनिम्स के अंदर से पूछे गए। सिनोनिम्स जो आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था। उसके बाद एंटोनिम्स, एंटोनिम्स के अंदर से, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता रखा है कि वोकैबुलरी, प्यास के टेस्ट के लिए वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के अंदर क्या क्या आ जाएगा? इसके अंदर सिनोनिम्स आ जाते हैं, इसके अंदर एंटोनिम्स आ जाते हैं, इसके अंदर प्रेपोजिशंस आ जाती हैं, इसी के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स आ जाते हैं। तो वो तमाम चीजें आप लोगों की वोकैबुलरी में आती हैं, प्रेपोजिशंस वगैरह, ठीक है, प्रेपोजिशंस के रूल वगैरह। तो सिनोनिम से क्वेश्चन पूछे गए, एंटोनिम से पूछे गए, उसके बाद प्रेपोजिशन के बच्चों के टेस्ट में 2 से 3 एमसीक्यूज पूछे गए। तो ये आप लोगों के पास जनाब आया इंग्लिश के पोर्शन में। साथ में कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस भी पूछे गए। लें जी, ये आप लोगों के पास टोटल ना इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज यहाँ से पूछे गए। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि इंग्लिश के हमारे पास जो एमसीक्यूज थे वो इन टॉपिक्स के अंदर से पूछे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 2 3 देना है तो मेक श्योर कि आप इन कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, प्रेपोजिशन है, कंप्रीहेंशन है, कुछ एडिशनल आप लोगों को चीज़ें बता देता हूं। साथ इन चीज़ों पे भी आप लोगों ने फोकस करना है। जो हमारे पास ग्रामर है ना, ग्रामर, इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत फोकस करना है। ग्रामर के भी एमसीक्यूज पूछे गए प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट में। लेकिन जी, ये सारे का सारा हमारे पास इंग्लिश का था, इसको आप नोट कर सकते हैं। अभी एमसीक्यूज करवाता हूँ एग्जैक्ट जो आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, हमारे पास जो पोर्शन आया वो केमिस्ट्री का है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में स्टूडेंट काफी परेशान भी लग रहे थे केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर, अब यहाँ पे वो चीज अलग है। देखें, जितना आप लोगों का पेपर आया ना एग्जैक्ट हमारी एंड गेम के अंदर से आया, जितने मैंने आपको एमसीक्यूज करवाया एज इट इज वो एमसीक्यूज उधर आए हुए थे प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट में। केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट आए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स पूछे गए। अब ये न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से आए? ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जहां पे आप लोगों को मैथ्स गिवन होता है, आप लोगों को मोलर मैथ्स का भी कुछ जिक्र किया जाता है। मोलर मैथ्स आप लोगों को पता होने चाहिए, कंपाउंड्स के उनके एटॉमिक मैसेज को ऐड करके मोलर मैथ्स निकलता है, और नंबर ऑफ मोल्स, इस तरह करके हमारे पास क्वेश्चन थे। ये न्यूमेरिकल टाइप पहले चैप्टर के अंदर से। और दूसरे नंबर पे जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे ना, वो इंपीरिकल फार्मूला के अंदर से पूछे गए। यानी इंपीरिकल फार्मूला के अंदर से कैसे पूछेगा? बहुत सिंपल है। ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि आप लोगों को पता ही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है? वो होता है एन टाइम ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। ये हमारे पास एन टाइम ऑफ इंपीरिकल फार्मूला के इक्वल होता है। तो यहां से क्वेश्चन हमसे पूछे गए, एन को कैसे निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स डिवाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला मैथ्स। इसके अलावा हमारे पास यहां से सोल्यूशन के अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए। इसके बाद हमारे पास यहां से
केमिस्ट्री वाले पोर्शन के अंदर जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद हमारे पास यहाँ से इसी चैप्टर के अंदर से रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये तमाम के तमाम टॉपिक्स, तमाम के तमाम चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला था। उसके बाद केमिस्ट्री के हमारे पास यहाँ से ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर से बहुत एमसीक्यूज पूछे गए। तो ऑर्गेनिक पोर्शन भी आप लोगों के पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक पोर्शन। उसके बाद जो लास्ट पे चैप्टर हैं जिनको इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, चैप्टर नंबर 15 और 16, उसके अंदर से एसिडिक रेन के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए, यानी एसिडिक रेन के क्या क्या मेन कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, इन चैप्टर के अंदर से पूछा गया। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास बिल्कुल सीधी सी बुक लाइंस हमसे पूछी गई इनऑर्गेनिक के अंदर से, जो आप लोगों को मैंने एंड गेम के अंदर भी करवाया था। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जो भी केमिस्ट्री है ना, इसकी आप लोगों की जो पीटीबी है, पीटीबी की आप लोगों की बुक रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये आप लोगों को मैं पहले भी रिकमेंड करता हूँ, बुक रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और साथ में आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में भी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं आप लोगों को डिस्कस करवा देता हूँ मैथ की, और यहाँ पे मैं बात करूंगा एडवांस मैथ की। तो एडवांस मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। एडवांस मैथ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारे पास रहा, सारे ही इक्वली इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हमसे पूछे गए। ठीक है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद लिमिट के रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे गए, लिमिट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन पूछे गए, एनालिटिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे। और इस सब के अंदर से जो इंपॉर्टेंट है ना, ये इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमसे पूछे गए बहुत ज्यादा, ट्रिग्नोमेट्री के काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं फर्दर बात करूँ तो हमारे पास मैट्रिसेस के रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं मेंशन कर देता हूँ भाई। नस्ट के अंदर भी क्वाड्रेंट के अंदर से काफी क्वेश्चन पूछे गए कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है। आज भी यही हुआ था कि हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, छह के छह, उन सब के क्वाड्रेंट्स के बारे में पूछा गया कि साइन थीटा प्लस वन किस क्वाड्रेंट में जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन थे, वो आगे चल के आपको करवाता हूँ। और उसके बाद हमसे पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये तमाम चीजें, मैट्रिसेस वाला मैं आपको बता दी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा जी की ये इसके अंदर ना जो हमारे पास क्वाड्रेटिक ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, इसमें प्यास के टेस्ट के अंदर, प्यास के टेस्ट के अंदर और जीके के टेस्ट के अंदर, ये दो ऐसे टेस्ट हैं जिनके अंदर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, साथ में मैट्रिसेस वाला, साथ में डेरिवेटिव और साथ में इंटीग्रेशन। ये चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हो ट्रिग्नोमेट्री तो यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट इसको बोला जाएगा कि भाई हर टेस्ट में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका 9 से 14 चैप्टर तक है, 9वां भी, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 6 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से भी एक मेजर पोर्शन पूछा जाता है। तो भाईजान ये वाले हमारे पास टॉपिक पूछे गए। उसके बाद हमसे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी एक आधा क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये हमारे पास कुछ था। और सेट एंड फंक्शन, जो सेट एंड फंक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से ग्रुप्स के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे गए, सेट फंक्शन एंड ग्रुप्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा। उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज के भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए, और कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के। तो ये वाले टॉपिक पहले भी आप लोगों को बताए हुए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिख के दे दिए। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है बेसिक मैथ। तो अब देख लें कि बेसिक मैथ के हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। बेसिक मैथ ओवरऑल बहुत इजी आया हुआ था, कोई टफ नहीं था। बेसिक मैथ के अंदर से आप लोगों के जो मेन इंपॉर्टेंट एरियाज है ना, जो बेसिक मैथ के अंदर से आप लोगों से पूछे गए, वो आप लोगों के बेसिक मैथ के कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे, सिंपल सॉल्व करने वाले थे, यानी सिंप्लीफिकेशन वाले थे, सिंप्लीफिकेशन वाले। उसके बाद जो इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे गए वो फ्रैक्शन वाले थे, यानी फ्रैक्शन वाले थे। उसके बाद इसमें समहाउ आप लोगों से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह के रिलेटेड चीजें पूछी गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह के अंदर से, और ये तमाम चीजें थी। अब साथ साथ आप लोगों के साथ में कंप्यूटर साइंस भी आप लोगों की बिल्कुल बेसिक ही पूछी गई थी, इतना कोई एडवांस में क्वेश्चन नहीं थे। अब यहाँ पे बच्चों का जितना भी यहाँ पे आया तो ये देख लेते हैं। जैसे ही रीड्स ऑफन बुक व्हेन ही इज फ्री, विच एरर इन द सेंटेंस। ही रीड्स बुक्स, he reads often books when he is free, option no error, verb placement, subject object। तो अब देख सकते हो यहाँ पे बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए। अब ये बच्चों का ना पेपर है जो उन्होंने ये सॉल्व करके हैं, तो एग्जैक्ट ये बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास है इफ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, a इज लेस देन c। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है,
यहाँ पे देख सकते हो क्या ये कम्यूटेटिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। तो ये आप जानते हो कि ये हमारे पास जो इस तरह की प्रॉपर्टी होती हैं वो ना तो हमारे पास कम्यूटेटिव होती है, ना सिमेट्रिक, ना ये ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करें तो इंटीग्रल, इंटीग्रेशन के रिलेटेड यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया। और उसके बाद हमसे ये हमारे पास इसका ई एक्स टेन एक्स के इक्वल है। फिर ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम पूछा गया। अब ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं कि जो क्या करता है, जो नेगेटिव थॉट्स रखता है। ऑप्टिमिस्टिक उसको बोलते हैं हैविंग नेगेटिव थॉट्स। जिसकी नेगेटिव थॉट्स होना उसको बोला जाता है ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, हमेशा नेगेटिव सोचता है। और इसका एंटोनिम पूछा गया तो यानी नेगेटिव थॉट्स मतलब नेगेटिव थिंकर, इसको क्या मैं कह सकता हूं, दैट इज नेगेटिव थिंकर। यानी ऑप्टिमिस्टिक जो हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक है ना, इसका अच्छा एंटोनिम हमसे पूछा गया। तो यहां से हमसे जो ऑप्टिमिस्टिक होता है इसका एंटोनिम क्या बनेगा, नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव थिंकर बनेगा। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया पेसिमिस्टिक के बारे में। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक बोलते किससे हैं, जो पॉजिटिव सोचता है। और एक हमसे पूछेगा पेसिमिस्टिक के बारे में भी। तो याद रखो जो पेसिमिस्टिक है ना, बेसिकली ये किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं नेगेटिव थिंकर को। किसको बोलते हैं, नेगेटिव थिंकर को। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा पॉजिटिव थिंकर। पॉजिटिव थिंकर, मेरी बात ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जो है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक बोला किसको जाता है, पॉजिटिव थिंकर को बोला जाता है, पॉजिटिव थिंकर को। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, नेगेटिव थिंकर, या इसको नेगेटिव थॉट्स वाला बोलेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया पेसिमिस्टिक का जो एंटोनिम है। पेसिमिस्टिक बोलते हैं नेगेटिव थिंकर को, और इसका एंटोनिम क्या बनेगा, पॉजिटिव थिंकर। गॉट इट, ठीक है। उसके बाद है कि विच इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या चीज, अब देख लो हमारे पास जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इफ एन केमिकल इक्विलिब्रियम व्हाट इज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 10। तो इक्विलिब्रियम पे आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमसे वो पूछ रहा था। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर 10 है तो रिवर्स रिएक्शन का रेट भी कितना होगा, 10 ही होगा। उसके बाद हमसे पूछा गया हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिके कांस्टेंट इफ रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन विच ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑप्शन यानी रिएक्शन के अंदर से पूछा गया N2 प्लस CH2 प्लस 2NH3, इसका Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया। आपको पता है ऊपर प्रोडक्ट्स को रखा जाता है, साथ उनकी कंसंट्रेशन को, उनकी पावर्स बना दिया जाता है। नीचे हमारे पास N2 आ गया और साथ में हमारे पास H2 आ गया। अब H2 की मोल्स कितने हैं, 3 है, तो वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आएगा। फिर विच इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस इक्वेशन, 4 ऑप्शन थे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में हमसे पूछा गया। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इफ ए, यहाँ पे ए के एफ इक्वल टू ए बी ए सी बी डी देन विच इज करेक्ट एग्जैक्ट यानी स्टेटमेंट। यहाँ पे फंक्शन के लेटर ही रीड्स ऑफन बुक्स, यहाँ पे क्या मिस्टेक, ये इंग्लिश का क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया। फिर यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि इफ इंपेरिकल फार्मूला इज 1:2:1 एंड मोलर मास इज 180 ग्राम देन व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। अभी बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे एन टाइम ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। इस तरीके से आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसका एन निकाल लेना है। एन कैसे निकालते होते हैं, याद रख लो। एन निकालते होते हैं ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस और नीचे हमारे पास यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, और उसके बाद नीचे हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मैस। और इसके बाद हमारे पास है कि फॉर लीस्ट रेजिस्टेंस व्हाट इज ट्रू। लीस्ट रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या होगा, स्टेटमेंट्स की एग्जैक्ट याद नहीं है। अगर लीस्ट रेजिस्टेंस है तो सोचें रेजिस्टेंस कम कब होगी हमारे पास। अब ये देखो जितना ज्यादा वायर थिक है, एक हमारे पास ये वायर है और एक हमारे पास ये वायर है। अब आप लोग जानते हो कि हमारे पास रेजिस्टेंस होती है रो एल अपॉन में ए। जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इसका मतलब है वो थिक होगी, थिक तो होगी, और वो क्या होगी, लॉन्ग होगी। भाई नहीं, लीस्ट रेजिस्टेंस है ना तो एरिया थिक, ज्यादा एरिया, ये चेक करो, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक हो गया। अब लेंथ फिर क्या होगी, कम होगी ना। क्यों लेंथ कम होगी, क्योंकि लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस शॉर्ट हुई है ना। तो लेंथ कम कहाँ पे नजर आ रही है, बी ऑप्शन में। यहाँ पे लेंथ लॉन्ग होगी, ये गलत हो गया। ठीक है, थिन वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर ये वाला भी हमारे पास शॉर्ट। और फिर क्या होगी, कूल होनी चाहिए। भाई गर्म होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो ये कूल होगी। तो थिक है, उसकी लेंथ शॉर्ट है और वो कूल है, तो ये सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट ना। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारे पास होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो एरिया ज्यादा होना चाहिए, यानी कि थिक होनी चाहिए वायर। तो थिक कहाँ पे नजर आए, पहले तीनों में ये वाला हमने डेल्टा काट दिया। फिर है कि लेंथ के वो डायरेक्टली है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस चूंकि लीस्ट है तो लेंथ कम होनी चाहिए। लेंथ कम कहाँ पे है, यहाँ पे लॉन्ग है, तो ये वाला अल्फा भी चला गया। अब या तो बी बचा या सी बचा। आगे अब देखो रेजिस्टेंस कम है ना, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि रेजिस्टेंस कम हो सके। उसने खुद लिस्ट बोला हुआ है टेम्परेचर कम कहाँ पे होता है, कूल में। तो इसलिए हमारे पास ओनली राइट ऑप्शन विच विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास
यूनिट ऑफ विस्कोसिटी हमसे पूछा गया। अब यहाँ पे देखो विस्कोसिटी हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। तो यहाँ पे ईटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जिसको आप निकाल सकते हो। ये हमारे पास है न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे न्यूटन और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, तो न्यूटन पर मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये क्या बन जाएगा, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर, पर मीटर, और ये सेकंड ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका यूनिट बन सकता है। अच्छा जी, उसके बाद ये +1 में हो जाएगा। उसके बाद है इफ इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफ इन इक्विलिब्रियम व्हाट इज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, अगर फॉरवर्ड का 10 है तो जाहिर बात है इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट इक्वल होते हैं, तो दोनों का सेम ही होगा, 10 ही होगा। उसके बाद है फार्मूला ऑफ फाइंड इन सेंटर लेंस लॉ स्टेटमेंट पूछी गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर से आई, ये आपको बताया था। उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम पूछा गया था। अच्छा, पहले हमसे मैं ये पहले भी बता दिया, ऑप्टिमिस्टिक हम किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव थिंकर होता है, पॉजिटिव थिंकर को ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, नेगेटिव थिंकर। रिस्पॉन्सिबल प्रपोजिशन आया हुआ था। ठीक है, एक एमसीक्यू फ्रॉम कंप्रीहेंशन भी था। कंप्यूटर साइंस जो एमसीक्यू इज वेरी डिफिकल्ट, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे एक यहाँ पे आपके कोनिक सेक्शन के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट टाइम के मुताबिक अच्छा हुआ। उसके बाद है इंग्लिश एक पैसेज में से आया था मोटिवेशन का। उसके बाद एक्टिव पैसिव में से आया था, और मीनिंग आए थे शायद दो, पास्ट परफेक्ट के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था, यही सब इस तरह के था। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि फार्मूला टू फाइंड इन सेंटर रिलायंस लॉ फार्मूला, यहाँ पे वही चीज़ें दोबारा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट टाइम को। अच्छा, उसके बाद है एक पैसेज में से मोटिवेशन, ये तमाम वो चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ये बच्चों के कुछ रिव्यूज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, और यहाँ पे अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या एमसीक्यूज आए, एग्जैक्ट उन एमसीक्यूज को देख लेते हैं। कुछ बच्चों ने बताया, फिर हमें तो वो एग्जैक्ट याद होते हैं कि कैसे कैसे एमसीक्यूज हैं, तो फिर हमने उनको एमसीक्यूज की शक्ल दे दी। जैसे यहाँ पे देखें, ये एग्जैक्ट एमसीक्यूज आज के पेपर में आए थे। ठीक है, बच्चों को बाज़ दफ़ा आधी स्टेटमेंट याद होती है, तो फिर हमें प्रॉपर स्टेटमेंट याद आ जाती है कि ये एग्जैक्ट इस तरह के एमसीक्यूज हैं, पास्ट हिस्ट्री के अंदर भी ये पूछा गया। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला एमसीक्यूज है, इफ साइन थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा को फाइंड आउट करना, यू नो दैट, आप लोग यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू 5, उधर चला गया, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रेज टू पावर 5। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, साइन थीटा तो हमारे पास 5 है भाई, साइन थीटा की जो रेंज आती है ना, वो बेचारी रेंज आती है -1 से लेके 1 तक, ये 5 आया पड़ा, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन नॉट पॉसिबल भाई, नो सोल्यूशन। क्यों नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से 1 तक आ सकती है। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फॉर द इक्वेशन टू साइन थीटा प्लस 1 इन विच क्वाड्रेंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये साइन थीटा इक्वल टू -1 और अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 आपको पता है ये कहाँ पे आता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये किस क्वाड्रेंट में बनेगा, तो यहाँ पे याद रखना है। तो ये हमारे पास किस किस में बनता है, ये थर्ड और ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में बनेगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, वैसे इसका वैल्यू हमारे पास कितना बनता है माइनस, तो ये हमारे पास बनता है 30 डिग्री, ऐसे ना 30 डिग्री है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 प्लस 30 करके लिखेंगे तो ये 210 बनेगा, और फोर के लिए 360 माइनस 30 करके लिखेंगे तो ये कितना बनेगा, 330 डिग्री बनेगा। तो ये इसके एग्जैक्ट सोल्यूशन है कि ये कहाँ कहाँ पे जाएगा, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जा सकता है, जो नेगेटिव हमारे पास 1/2 आ रहा है। तो लेकिन इसका हमारे पास अगर देखेंगे ना, तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है कि ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब साइन थीटा -1/2 है, अब साइन माइनस को बाहर निकालेगा, लेकिन ये 30 डिग्री है, तो ये आएगा कौन से क्वाड्रेंट में, ये आएगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि साइन 30 आ रहा है ना, तो साइन 30 तो हमारे पास एंगल 30 है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फॉर द इन इक्वालिटी, यहाँ पे 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 है, व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन, इसका वाई इंटरसेप्ट आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, प्लस y इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 0 2, और 0 2 हमें कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, दैट विल बी 0 2, 0 2, और यहाँ पे ये बनेगा 0
-2 में, क्योंकि इसकी बाउंड्री ये नेगेटिव वाई एक्सिस में बनेगा। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना, तो इस पूरे को आप लोग कैसे लिख सकते हो? इस पूरे को हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आई के इक्वल तो लिखा हुआ है, ये ई एक्स में एज इट इज लिख लेता हूँ। अब आगे चेक करो, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, इन टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? को सीकंड स्क्वायर एक्स के इक्वल, ऐसा ही है। और प्लस ये पूरा लिखा हुआ है, इसको जब मैं काटूंगा तो साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा? दैट विल बी कॉट एक्स। तो क्या ये हमारे पास बनेगा या नहीं बनेगा? क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, तो इसको आप अंदर क्या कर सकते हो, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब हमारे पास कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसिकन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो ई एक्स एज इट इज, और आगे नेचुरल लॉग ऑफ, हमारे पास ये क्या बनेगा, या आप इसको ऐसे लिख लो कि हमारे पास ये एज इट इज यहाँ पे आया हुआ है ना, तो यहाँ पे इसको आप इंटीग्रेट अगर कर लो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लो, तो इसका हमारे पास क्या बनेगा? ये जो हमारे पास ई एक्स है आगे कोसिकन स्क्वायर एक्स के साथ आ रहा है, और कॉट एक्स आगे हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे पास बनेगा ई एक्स का ई एक्स, ठीक है। और साथ में अब कॉट एक्स का हमारे पास आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? ई एक्स और आगे कॉट एक्स और प्लस सी कर लेंगे। तो ये हमारे पास कहाँ पे हमें नजर आ रहा है? ये हमें अल्फा ऑप्शन में नजर आ रहा है। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि अब वो क्वेश्चन है कि हमारे पास यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो वो क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्स इक्वल या वाई इक्वल देन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ये आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से निकलेगा डी एक्स अपॉन में डी टी, तो ये हमारे पास ए बाहर ही और अंदर टी का 1 माइनस, तो 1 माइनस हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर की दुनिया में 1 माइनस साइन टी का क्या हो जाएगा? और माइनस कॉस टी, तो ये प्लस कॉस टी बन गया, ऐसे ही है। और इधर से क्या बनेगा? इधर से बनेगा डी वाई अपॉन में डी टी, ए बाहर निकला, ये बना 1 प्लस साइन टी का क्या होता है हमारे पास? कॉस टी होता है। अच्छा, ये साइन टी है ना, एक क्वेश्चन में ना कॉस पूछा गया था, ठीक है, तो ये इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 1 माइनस साइन टी का क्या हो गया? कॉस टी हो गया। अगर कॉस होता ना, उसका माइनस में होना था, तो ये बनना था। और यहाँ पे 1 प्लस साइन टी का क्या हो गया? कॉस टी बन गया। क्लियर है? अच्छा जी, अब देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, तो ऊपर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, यानी ए इंटू 1 प्लस कॉस टी, 1 प्लस कॉस टी, और नीचे ए इंटू 1 माइनस कॉस टी। तो ये ए से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 प्लस कॉस टी और नीचे बचा 1 माइनस कॉस टी। तो ये कहाँ पे नजर आ रहा है? ये हमें सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द रेक्टेंगल बाय ड्राइंग इट्स डायगोनल्स? टोटल कितनी बन सकती हैं? याद रख लो, टोटल हमारे पास जो ट्रायंगल बनेंगी वो 4 होंगी। 4 होंगी ट्रायंगल्स, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी ना, किसके अंदर? हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर, वो हमारे पास क्या होंगी? 4 ट्रायंगल्स बनेंगी। अगर हम उसके डायगोनल से क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4, तो 4 ट्रायंगल है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स दैन एफ प्राइम एक्स कितना होगा? यानी एफ ऑफ एक्स कॉज कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास इसका क्या बनेगा? राइट ऑप्शन होगा। तो कॉज एक्स का हमारे पास क्या होगा? उसने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स है, तो एफ फर्स्ट प्राइम एक्स पूछा हुआ है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स है, तो एफ डैश ऑफ, अच्छा, कॉज एक्स पूछा हुआ है, तो ये अब हमारे पास क्या बनेगा? ये अब हमारे पास, तभी मैं देख रहा हूँ कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स नहीं ना पूछा हुआ है, तो ये हमारे पास से इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स हमारे पास बनेगा दैट विल बी माइनस साइन ऑफ एक्स, ऐसे ही माइनस साइन ऑफ एक्स। तो हमारे पास फिर एफ डैश ऑफ कॉज ऑफ एक्स कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस साइन, अब एक्स को कॉज की तरह डील करो और आगे कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, तो ये क्या बन गया? दैट विल बी माइनस साइन इंटू कॉज ऑफ एक्स। तो ये हमें कहाँ पे नजर आ रहा है? बीटा ऑप्शन में, नॉट अल्फा ऑप्शन। गॉट इट? अच्छा, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन आप लोगों ने देखना है, इस क्वेश्चन के अंदर उन्हें क्या पूछा हुआ था? एफ ऑफ एक्स देके एफ डैश ऑफ कॉज ऑफ एक्स पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल टू 2 + 1 - x, इसकी हमारे पास रेंज की वैल्यू कितनी होगी? तो रेंज अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये हमारे पास कितनी बनेगी रेंज? ये हमारे पास 2 से लेके इन्फिनिटी तक बनेगी, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन? इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास ये जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसकी नेचर को फाइंड आउट कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास पूरा फंक्शन लिखा हुआ है x² - x - 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो a आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1 विच इज लेस देन, विच इज ग्रेटर देन 0।
ग्रेटर देन जीरो है, तो इसकी जो पैराबोला की ओपनिंग होगी वो अपवर्ड होगी, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, नो मैक्सिमम वैल्यू, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है बल्कि इसकी मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे नेक्स्ट हमारे पास टी स्टूडेंट्स आ जाता है क्वेश्चन विच इज के इन विच ऑफ द ट्रायंगल सर्कम सेंटर एंड सेंटर जो हमारे पास है वो हमारे पास कोइंसाइड होंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से गिवन है, वो आइसोसेलेस के, राइट एंगल के हैं, स्केलिन के हैं और इक्विलेटरल के हैं। तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी स्केलन ट्रायंगल। और जो आइसोसेलेस होते हैं ना उसमें हमारे पास सेंटर जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं, और राइट एंगल के अंदर आपको पता है मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमारे पास होता है, और इक्विलेटरल के अंदर ड्यू टू सिमेट्री होती है तो सर्कम सेंटर और जो इन सेंटर होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो सेम पॉइंट पे होते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये इसका राइट ऑप्शन होगा, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है द बाइनोमियल कोफिशिएंट दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड्स ऑफ द एक्सपेंशन आर, वो हमारे पास क्या होंगे, सेम और नॉट सेम, रिमेंबर वो सेम होंगे। ये बुक लाइन स्टेटमेंट है, मैंने बोला था ना चैप्टर के स्टार्ट में थ्योरी को पढ़ के जो एग्जैक्ट पूछा जाता है, देख लो पूछा गया। फिर सॉल्व फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन में वाई इक्वल टू माइनस डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रल को अप्लाई करें, वाई के ऊपर डी वाई गिवन है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ वाई और इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स प्लस सी बन जाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू सी ई माइनस एक्स लिख सकता हूँ, ऐसे ही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व फॉर y फ्रॉम द गिवन लॉगरिथमिक इक्वेशन, इसको आप लोगों ने y के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट इज log y इंटू बी। तो ये हमारे पास लॉग हमारे पास आ रहा है दैट इज y इंटू, तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, लॉग y विद बेस b। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग, लॉग ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट इज बेस b है इसकी, और y माइनस लॉग, इसको इधर भेज देते हैं b विद लॉग x विद बेस b। तो ये इक्वल टू 2x है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दो माइनस हो रहे हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना डिवाइड करके, y अपॉन x इक्वल टू 2x है। तो यहाँ से इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दैट विल बी y अपॉन में x इक्वल टू b की पावर बन जाएगी 2x, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, y इक्वल टू एक्स बी और साथ में इसकी पावर 2x बन गई, ऐसे ही है। तो ये हमें कहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रियल नंबर। रियल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अब एडिटिव आइडेंटिटी जिसको ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, दैट इज जीरो, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। उसके बाद यानी जिसको ऐड मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। फिर एक्सप्रेशन जेड प्लस जेड स्केयर इज ऑलवेज, ये एन टी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम यहाँ पे जेड स्केयर करते हैं तो वो हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab आयोटा के इक्वल आता है। और उसके बाद अगर हम कॉन्जुगेट का स्केयर करते हैं ना, ये जेड स्केयर की वैल्यू है। अगर इसका हम यहाँ पे कॉन्जुगेट का स्केयर करते हैं तो वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab आयोटा आता है। दोनों को ऐड करेंगे तो एंड पे 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर आता है, जो कि एक रियल नंबर है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। भाई इन दोनों को ऐड करोगे ना, अगर इनके स्केयर को ऐड करो, ये इनको ऐड करो, तो वो कॉन्जुगेट हमारे पास, और एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करो, कभी भी एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करो तो हमारे पास एक रियल नंबर आता है। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट आर एडेड, देन फाइनल आंसर द रिजल्ट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। उसके बाद है f1x है, f2x आर एंटी डेरिवेटिव ऑफ फीचर देन f1x माइनस f2x। अगर एक दूसरे की एंटी डेरिवेटिव हैं और अगर हम इनको क्या करें, अगर हम इनको माइनस करके लिखें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएंगे, डेफिनेटली जीरो के इक्वल आएंगे। उसके बाद हमारे पास है इफ ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे, शायद मैंने आपको पहले बोला हो, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अच्छा जैसे ट्रांजिटिव, अच्छा ट्रांजिटिव ये होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमारे पास अगर इक्वल आ जाए, जैसे ए इज इक्वल टू ए, हमारे पास इक्वालिटी के इक्वल आ जाए, तो ये हमारे पास आ जाता है। इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो ये हमारे पास से ट्रांजिटिव इसका बनेगा राइट ऑप्शन।
और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, द सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन। तो यहाँ पे हमसे सेंटर पूछा जा रहा है, तो आप लोग जानते भी हो कि इसका हमारे पास सेंटर क्या बनेगा, दैट इज माइनस जी माइनस एफ। तो यहाँ पे इसका बनेगा दैट विल बी, सेंटर हमारे पास क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन करें तो ये 2g बनेगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा माइनस जी अपॉन ए, माइनस जी अपॉन ए, और साथ में ये बनेगा माइनस एफ अपॉन में ए। तो कहाँ पे दिख रहा है, ये मैं दिख रहा है डेल्टा ऑप्शन के अंदर, यस, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 19, द सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस। यहाँ पे ये गिवन है, तो सेंट्रॉइड का सिंपल फार्मूला हमसे पूछा जा रहा है। तो ये सेंट्रॉइड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये अल्फा ऑप्शन के अंदर बिल्कुल ठीक है, तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यानी x1 x2 x3 को ऐड करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और फिर हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 दैट अपॉन में 3, दैट विल बी centroid relation. उसके बाद if a line segment joining two points with position vector a and b is divided into the ratio pq, then position vector of the dividing point is given by, position vector उनको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो सिंपल इज दैट, दैट विल बी r इज इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे पी बी प्लस क्यू ए डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, नीचे हमारे पास पी प्लस क्यू ही आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में राइट है, पी बी प्लस क्यू ए, यहाँ पे माइनस आ गया ना, गलत हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया, पी ए प्लस क्यू बी लिखा हुआ है, जबकि क्यू ए होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू आर्क्स ऑफ द सर्कल आर कंप्लीमेंट्री एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क इज 30 डिग्री, देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेकंड आर्क विल बी, सेकंड आर्क का आप लोगों ने सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास इसका एंगल कितना बनेगा, दैट विल बी, हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल है, और वो हमारे पास कितने होंगे, सम ऑफ द जो एंगल है ना हमारे पास, वो हमारे पास 180 डिग्री आएगा, किसका, जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास कितना बनेगा, 30 डिग्री का बना है, तो 30 में से 180 में से 30 को माइनस करेंगे, 150 हमारे पास बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 150 डिग्री है, तो हमारे पास ये कितना बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सॉरी, हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल में एंगल का सम कितना होता है, दैट इज ऑफ 90। तो यहाँ पे 90 माइनस एंगल कितना है, दैट इज ऑफ 30 डिग्री, दैट विल बी 60 डिग्री। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, ठीक है। अगर सप्लीमेंट्री होता ना तो फिर एंगल का सम 180 डिग्री होना था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चीज़ मैंने आपको बेसिक मैथ की क्लास में बताई थी। फिर व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, भाई ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं पॉजिटिव सोचने वाले को, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, दैट विल बी पेसिमिस्टिक, जो कि नेगेटिव थॉट्स वाला बंदा है, ठीक है, पेसिमिस्ट उसको बोलेंगे। अब यहाँ पे इफ ये पूरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन की मैंने एफ ऑफ 1/x हमारे पास कितना होगा, तो इसके अंदर अगर आप सॉल्व करो तो भाईजान ये तो 2x+1/x है ना, इतना मुश्किल में क्यों लिखा हुआ है, तो x की जगह पे 1/x रिप्लेस कर दो, 2 × 1/x प्लस 1/x, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 2 + x, राइट। ये x ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी, ये हमारे पास होगा 2 + x के इक्वल आ गया। और यहाँ पे अगर आप इसमें से देखेंगे तो हमारे पास इसका वो बोलेगा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे तो इसका हमारे पास से डेल्टा ऑप्शन कोई गिवन है, डेल्टा ऑप्शन नहीं है, डेल्टा ऑप्शन इसका था नन ऑफ दीज, तो वो बनना था हमारे पास राइट ऑप्शन, नन ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, मोटिवेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ठीक है, बी ऑप्शन, मोटिवेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बट डज नॉट गारंटी सक्सेस। भाई मोटिवेशन से आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाती है, लेकिन सक्सेस होने की गारंटी नहीं होती है, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज व्हाट डज द स्टेटमेंट इम्प्लाई। यहाँ पे स्टेटमेंट किस चीज़ को बता रही है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मोटिवेशन, मोटिवेशन का यहाँ पे मस्ट बी, या यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मस्ट बी कंबाइंड विद द डिसीजन ऑफ परफॉर्म, तो ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट डज द स्टेटमेंट सजेस्ट अबाउट मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के बारे में हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, ये कुछ कंप्रीहेंशन के रिलेटेड, इंग्लिश के रिलेटेड आप लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इनके राइट ऑप्शंस आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मोटिवेशन हैज़, ये सम इम्पोर्टेंस बट इज नॉट सिग्निफिकेंट फैक्टर, तो ये वैसे भी कुछ जनरल नॉलेज टाइप चीजें होती है, बंदे को लग जाता है कि ये ठीक बन सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिवाइजेस द सेंटेंस, रीडिंग द बुक माई कॉफी स्पिल्ड। तो यहाँ पे इसका हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी वाइल रीडिंग द बुक माई कॉफी स्पिल्ड वाइल आई वाज वाइल रीडिंग बुक आई स्पिल्ड माई कॉफी, ये सारे ठीक हो सकते हैं, ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। पैसिव वॉइस का पूछा गया, द थीफ प्रिपेयर द डिलीशियस पिज्जा। तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज द डिलीशियस पिज्जा वाज प्रिपेयर्ड बाय द थीफ, द डिलीशियस पिज्जा वाज प्रिपेयर्ड बाय द थीफ, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड
इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का हमारे पास मीनिंग क्या होता है? ये होता है हमारे पास हाईली डिटेल्ड एंड कम्प्लेक्स। बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। देन विच प्रपोजिशन करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस के ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या आएगी? रिस्पॉन्सिबल फॉर आता होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर। चेक कर लेते हैं हमारे पास ये ऑप्शन है या नहीं है, देख लेते हैं एक बार। रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर लगाते होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर है या नहीं है, तो देख लेते हैं फॉर है या नहीं है। तो भाईजान इधर देखते हैं हमारे पास यहाँ पे फॉर ऑप्शन है या नहीं। तो ये हमारे पास फॉर, और ये हमें नजर आ रहा बी अल्फा ऑप्शन के अंदर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिवाइज द सेंटेंस स्टडीड ऑल नाइट एग्जाम वाज डिफिकल्ट। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो ऑल ऑफ दीज ही आपको बिल्कुल ठीक देखने को मिलेंगे। भाईजान आई स्टडीड ऑल द नाइट बट द एग्जाम वाज डिफिकल्ट, ऑल दो आई स्टडीड ऑल द नाइट द पास्ट टेस्ट वाज डिफिकल्ट, आफ्टर स्टडिंग ऑल द नाइट आफ्टर वॉचिंग ऑल द एंड गेम्स आई प्रिपेयर्ड माई Past University test, all of these. Which sentence correctly uses the past perfect tense? Past perfect tense हमारे पास क्या होगा? ये होगा had के साथ थर्ड फॉर्म है, he had already posted the letter, he had। भाई पास्ट परफेक्ट है ना, तो पास्ट में तो had आता है, ये is नहीं आता, was नहीं आता, posted ये तो पास्ट पास्ट इनडेफिनेट है, ये भी नहीं हो सकता। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वैसे भी अल्फा में देखें तो had है विद थर्ड फॉर्म है, तो या दैट विल बी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? दैट इज यहाँ पे दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यस दैट इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है चूज द करेक्ट वर्ब। चूज द करेक्ट वर्ब, वर्ब को चूज करना है करेक्ट वाले को। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? व्हेन द क्लाइंट कॉल्ड डैश द वर्किंग, व्हेन द क्लाइंट कॉल्ड ही वॉज वर्किंग, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए जो आप लोगों के प्रयास यूनिवर्सिटी के राउंड वन के अंदर पूछे गए। प्रयास यूनिवर्सिटी के राउंड वन के अंदर पूछे गया फॉर योर 2025 एडमिशन। तो मेक श्योर इन तमाम एमसीक्यूज को लाजमी देख लें, पूरा आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे से इनको पढ़ लें। अगर आप लोगों ने प्रयास यूनिवर्सिटी का राउंड टू भी देना है, साथ राउंड थ्री देना फॉर योर 2025 एडमिशन, दिस विल हेल्प अ लॉट फॉर यू फॉर योर अपकमिंग एंट्री टेस्ट। मेक श्योर कि आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया। वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड टू और राउंड थ्री एक मुकम्मल तैयारी के साथ देना चाहते हो, मुकम्मल तैयारी के साथ इसको अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए हमारा प्रीमियम सेशन जारी है, जिसको अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इस नंबर को अभी आप लोग नोट कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोग हमारे प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें डेली लाइव क्लासेस के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा, फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन होंगी, टेस्ट सेशन, प्रैक्टिस मटेरियल, मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडेड बाय पास एजुकेशन सिस्टम। You will get your desired marks, you will get your desired university, and you will ace your all type of entry tests. But the thing is, you have to take an early step, and that is right time step. You have to choose pass education system for your online entry test preparations. तैमूर हसन को देंगे इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।